जय हिंद दोस्तों, व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 देखेंगे, जिसे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, हमारे चैनल पे एक और बुक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है एडुटेरिया का, जिसे आप प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। हम लोग प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अध्ययन करेंगे, ताकि एक प्रश्न के साथ कई एक प्रश्न कवर हो जाए। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ कॉर्पुलेंट। यानी कि इसमें से कॉर्पुलेंट का सिनोनिम पूछा जा रहा है दोस्तों। कॉर्पुलेंट का सिनोनिम, तो कॉर्पुलेंट का सिनोनिम हम लोग जानते हैं कि ऑब्से होता है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों मोटा या चर्बी युक्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, TDNIS, जैसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं दोस्तों इस वर्ड का, तो हम लोग इसमें टंग का यूज होता है और टीथ का यूज नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों के यूज को हम लोग एल्वेओलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, आई विल हेल्प यू कम व्हाट। तो इसके साथ मे का यूज होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, इसका मीनिंग होता है हिंदी में दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी मदद करूंगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसके साथ आएगा। किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द हैं? तो रात के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों रात्रि, रजनी और निशा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तोपची में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो तोपची में हम लोग जानते हैं प्रत्यय का यूज शब्द के अंत में होता है और उपसर्ग का यूज प्रत्यय शब्द के शुरू में होता है दोस्तों, है ना। तो प्रत्यय इसमें तोपची में ची जो है सो प्रत्यय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। काला अक्षर किसके बराबर? तो हम लोग एक मुहावरा यूज करते हैं दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसका मतलब होता है दोस्तों अनपढ़, है ना। तो इसको हम लोग इस्तेमाल में करते हैं बोलचाल की भाषा में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणी जो म्यांमार से सीमा बनाती है, वह है दोस्तों पटकाई बूम। ऑप्शन नंबर बी। कुंजिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं वराही नदी पर स्थित है दोस्तों, और यह शिमोगा जिला कर्नाटक में स्थित है। शिमोगा जिला कर्नाटक में स्थित है, और यह कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। यह सबसे देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। झेलम और रावी किस स्थान पर चेनाब से मिलती है? तो यह जो है सो चेनाब से मिलती है दोस्तों। झंग जो कि पाकिस्तान में है, वहां जाकर के झेलम और रावी चेनाब से मिलती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अंशतः जिन कारणों से होती है वे हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग ठंड के दिनों में बारिश होती है, ये बात जानते हैं व देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो यह भोपाल में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसकी स्थापना 1982 में हुआ है दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, भारतीय वन प्रबंधन। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सबसे सर्वाधिक कमी वाला राज्य है मध्य प्रदेश। इसका वनावरण अभी देखा जाए दोस्तों तो मात्र 612 किलोमीटर स्क्वायर में है। इसमें कमी देखा गया है इस राज्य में वनावरण में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो हॉर्टिकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से नहीं है दोस्तों। अंगूर उत्पादन का संबंध विटिकल्चर से है। हॉर्टिकल्चर में हम लोग फल, सब्जी और फूल के बारे में, मतलब उसका खेती किया जाता है। फल, फूल और सब्जी का खेती किया जाता है हॉर्टिकल्चर में, उसी का अध्ययन करते हैं हम लोग। किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग की आपूर्ति हेतु किया गया है? तो रसायनों की मांग की आपूर्ति हेतु दहेज बंदरगाह का निर्माण किया गया है, और यह हमारा गुजरात में है दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। जनसांख्यिकी लाभांश है दोस्तों 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या ही जनसांख्यिकी का लाभांश है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों? तो सुमेलित वाले युग्म को हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसमें से है आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, लातूर में स्थित है दोस्तों। यह सही है। और लातूर हमारा जानेंगे दोस्तों कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है स्थित दोस्तों। इसकी स्थापना हम लोग 2008 ईस्वी में हुई है।
इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और इसका परिचालन सीआरपीएफ जो है सो करते हैं और राज्य के पुलिस व अन्य संगठनों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो हम लोग जानते हैं चिम्बो राजो, जो कि एक मृत ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर सी। और यह इक्वाडोर में स्थित है दोस्तों, और यह एंडीज पर्वत का हिस्सा है। कौन सा? एंडीज पर्वत का हिस्सा है, सॉरी एडीज पर्वत का हिस्सा है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, जिसे हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं दोस्तों, इसकी किसके द्वारा किया गया है? तो संरचना किया गया है वाटसन और क्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। इसके लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त होती है और वह बेजीय पादप से प्राप्त होती है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। यह मिट्टी नागदौन पौधे से प्राप्त किया जाता है, आर्टीथर नाम की औषधि, है ना। अगला प्रश्न है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है, यह बात सही है दोस्तों। कैटाबोलिक प्रोसेस है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला अम्बाला गेटा भाग से होता है, यह भी बात सही है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन दुग्ध जनक हार्मोन है दोस्तों? तो दुग्ध जनक हार्मोन है हमारा एलटीएच, सॉरी दुग्ध जनक हार्मोन है हमारा दोस्तों एलटीएच, जिसे हम लोग ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, किस रोग के पहचान के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है दोस्तों? तो विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा, है ना। यह जो है सो स्लाइमोनल जो है सो टाइफी बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है ना। सॉरी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कहते हैं दोस्तों, है ना। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है दोस्तों, कहाँ उपस्थित रहता है? तो त्वचा में उपस्थित रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। जैसे सींग में, नाखून, खुर, बाल में जो है सो हम लोग जानते हैं अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन पाया जाता है सींग, नाखून, बाल और खुर में, है ना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा गलत सुमेलित है? इसको चयन करना है दोस्तों। तो कौन सा गलत सुमेलित है इसको हम लोग देखेंगे। तो एक जीन एक एंजाइम है, इसकी परिकल्पना जैकब व मोनोड ने की थी, यह जो है सो गलत सुमेलित है दोस्तों। यह ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। ग्लूकोज किस प्रकार का है? तो यह हेक्सोस शर्करा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा होता है? तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलकर के जल का निर्माण कर लेती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्न निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन, रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? वह है द्रव नाइट्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है कि कॉपर सल्फेट जो कि कौन सा है, उससे क्या यूज होता है? तो फंगस नाशी है कॉपर सल्फेट। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। यूरिया हमारा उर्वरक है दोस्तों, और मेलेथायन एक कीटनाशी है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। तो वे सहज ज्वलनशील होते हैं, यह कथन सॉरी वे सहज ज्वलनशील नहीं है, यह कथन जो है सो गलत है दोस्तों। वे सहज ज्वलनशील होते हैं, है ना। लेकिन इसमें दिया गया है कि नहीं होते हैं। उनका गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है, वे जल में घुलनशील नहीं होते हैं, वह मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। यह सब सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो इसका विष संक्रामक के रूप में किया जाता है, जिसको हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं दोस्तों। इसे ही लाल दवा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। KMnO4 को, सॉरी KMnO4 को लाल दवा के नाम से भी हम लोग
जानते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है दोस्तों? तो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। और एक तरह से हम लोग देखेंगे दोस्तों तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, बॉक्साइट भी हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है, और कैल्साइट दोस्तों कैल्शियम का अयस्क है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह है अवरक्त विकिरण। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। इसमें निकट दृष्टि दोष दिया गया है और उससे किससे उसका निदान होगा वह लेंस के बारे में बताना है। निकट दृष्टि दोष हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण से हमारा दूर होता है, और दूर दृष्टि दोष दोस्तों उत्तल लेंस से हमारा दूर होता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। जरा दृष्टि दोष है ना, जरा दृष्टि दोष हमारा द्विफोकल लेंस से दूर होता है, बाइफोकल लेंस जिसको बोलते हैं हम लोग। और अबिंदुकता जिसे अस्टिग्माटिज्म बोलते हैं, जिसे कि बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रडार का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? तो रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक हम लोग जानते हैं कि 1.54 इसका अपवर्तनांक है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1.13 ये अपवर्तनांक बर्फ का है, और 1.44 ये अपवर्तनांक किरोसिन तेल जो है दोस्तों उसका है अपवर्तनांक किरोसिन का 1.44। 1.36 अपवर्तनांक जो है सो अल्कोहल का है दोस्तों, अल्कोहल का। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कण त्वरित गति को दर्शाता है? तो विस्थापन और समय इसमें दिया हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा कण का त्वरित गति दर्शाता है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। और हम लोग देखेंगे दोस्तों इसमें तो यह विरामावस्था को दर्शाता है दोस्तों, विरामावस्था को दर्शाता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला अगला चित्र है दोस्तों, ये हमारा है सी नंबर। तो यह एक समान वेग को दर्शाता है, एक समान वेग को दर्शाता है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और हमारा चौथा नंबर ऑप्शन है दोस्तों, यह अवमंदित गति को दर्शाता है, अवमंदित गति को दर्शाता है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और ऐसे ही ऑप्शन से लोग घबरा जाते हैं, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो यह 1929 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। इसकी स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की, और सोनपुर मेला के अवसर पर किया गया था दोस्तों। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखते चलेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और यह बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया गया था। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और इसके सभी सदस्य थे दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा और एक रामानंद मिश्र भी जो इनके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अवशेष को हम लोग प्राथमिक घाटा के नाम से जानते हैं। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। इसमें से कृषि, मत्स्य पालन, खनन ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। और द्वितीय क्षेत्र में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करके हम लोग उसका विनिर्माण या निर्माण करते हैं। तो हमारे जितने भी विनिर्माण या निर्माण है दोस्तों सभी हमारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे हो गया विद्युत, हो गया गैस, हो गया जल आपूर्ति, हो गया, ये सब हमारे
आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में एक सेवा क्षेत्र होता है दोस्तों, जिसमें से हम लोग व्यापार जैसे कि होटल, चिकित्सा, प्रशासन, परिवहन, बैंकिंग, ये सब सेवा क्षेत्र हमारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर की गई है? तो यह किस आधार पर की गई है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह जो है सो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर की जाती है, लोगों की शिक्षा स्तर के आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा, है ना। न्यूनतम समर्थक न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है दोस्तों, क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका निर्धारक करता है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग 1965 में अस्तित्व में आया दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि के निर्णय के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक संभावना होता है दोस्तों। क्या चीज का सर्वाधिक संभावना होता है? तो ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। भारत में बेरोजगारी आंकड़ों एकत्रित एवं प्रकाशित करता है दोस्तों। कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं ये NSSO, जिसका कि फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। यही जो है सो बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित व प्रकाशित करती है। टेबल टेनिस खेल के लिए खेल परिसर को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोर्ड कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। और कोर्ट पर हम लोग दोस्तों टेनिस व बैडमिंटन खेलते हैं। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। और एरिना में हम लोग घुड़सवारी करते हैं दोस्तों। एरिना घुड़सवारी के लिए जो है सो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और रेंज हम लोग जानते हैं दोस्तों निशानेबाजी के लिए प्रयोग किया जाता है और तीरंदाजी के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एशिया का रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसका कि आरंभ 1957 में हुआ, है ना। 1957 में इसको आरंभ किया गया दोस्तों। यह फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह फिलीपींस सरकार के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे थे, उन्हीं के नाम पे यह दिया जाता है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। इसमें देखा जाए दोस्तों तो इसमें स्वर्ण पदक दिया जाता है, स्वर्ण पदक, और $50,000 की राशि प्रदान की जाती है। सॉरी, $50,000 की राशि प्रदान की जाती है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सफेद झंडा किसका प्रतीक है? तो संधि या समर्पण का प्रतीक है सफेद झंडा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हम लोग जानते हैं कि अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था दोस्तों? तो व्यापक पुनर्गठन 1956 ईस्वी में पूरा किया गया था। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ही लगाया जाता है। कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कथन असत्य है दोस्तों। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ना कि अस्थायी। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है दोस्तों। जैसे उत्तर प्रदेश का अधिक है जनसंख्या, तो वहाँ लोकसभा की सीटें भी अधिक होगी, है ना। यदि संसद में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करें तो उसे कहते हैं दोस्तों तदर्थ समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है ना। इसे एड हॉक कमेटी भी कहते हैं दोस्तों। और इसके अंतर्गत दो समिति आता है, एक जांच समिति और एक सलाहकार समिति। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन के आधार पर जुड़ने वाला
जो है सो अनुसूची है 9वां अनुसूची, जिसका की संबंध हम लोग भूमि सुधार से है दोस्तों, भूमि सुधार से है। ठीक है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसका आंसर तो बी नंबर है। और 11वीं अनुसूची का संबंध हम लोग दोस्तों पंचायत की शक्तियों से है ना, पंचायत की शक्तियों से है। और 10वीं अनुसूची का संबंध हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दल बदल से है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है, इसमें से 22 भाषा भी जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को संसद की सभा के पटल पर कौन रखवाता है? कौन? तो वह रखवाता है राष्ट्रपति दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो वह है अनुच्छेद 281। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों? तो यह जो है सो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। किस गवर्नर जनरल के समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया दोस्तों? तो वह 1800 आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में लड़ा गया। और लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42 है दोस्तों। तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, है ना, सॉरी 1939 से 42 तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, 1755 ईस्वी में फौजदार में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से कहाँ एक सशस्त्रागार की स्थापना की थी? तो डिंडीगुल में स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। विभाजन के आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वह थे बख्शी जगबंधु, इसके नेतृत्वकर्ता थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है दोस्तों। हम लोग जानते हैं पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था दोस्तों, और यह 1817 ईस्वी में हुआ था पाइका विद्रोह, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। किस शासनकाल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है? तो मध्यपुरा पाषाण काल को जो सो फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। मौर्य काल में राजकीय भूमि का प्रधान क्या कहलाता था दोस्तों? तो शीताध्यक्ष कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी। किसके शासनकाल में स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो स्थापत्य का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा गया है। स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे दोस्तों? तो इसके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 के सही उत्तर है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की गई थी दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। यह असहयोग आंदोलन के वापस लेने के कारण यह जो है सो मोतीलाल नेहरू ने इसे स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, है ना। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। और यह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण जो कि बोस्टन का चाय पार्टी था दोस्तों, और वह 1773 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और अंततः जाकर के हमारा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है दोस्तों, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किससे संबंधित है दोस्तों? तो अप्रैल थीसिस का संबंध लेनिन से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना, लेनिन से है। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह जो है इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संस्कृति मंत्रालय कर रहा है, यह बात सही है। सितंबर 2025 में पहला सम्मेलन हुआ, यह भी बात सही है। इसका आयोजन गुजरात में हुआ, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। और असत्य का हम लोग को बोला जा रहा था, तो यही ऑप्शन असत्य है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, यह भी बात सही है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
भारतीय विदेश व्यापार संगठन व्यापार संस्थान ने कहाँ अपनी पहली विदेशी परिसर स्थापित की? कौन? भारतीय विदेशी व्यापार संगठन संस्थान ने। तो यह दुबई में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। एशियाई राज्य में 23वें रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 24-25 का 9वां संस्करण का आयोजन किया गया दोस्तों? तो यह कहाँ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वावलंबनी कार्यक्रम को नहीं शुरू किया गया दोस्तों? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी निर्माण पोर्टल का जो है सो शुरू किया गया दोस्तों, है ना। निर्माण का हम लोग यदि फुल फॉर्म देखेंगे दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें से जो लोग मेंस लिखते हैं दोस्तों, उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ना। अगला प्रश्न है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया है, और यह आयोजन किर्गिस्तान में ही किया गया है दोस्तों, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें कोप 29 के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं मुख्तार बाबायेव को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 29वां जो संस्करण था हमारा, जिसके अध्यक्षता मुख्तार बाबायेव ने की। हाल ही में खबर में रही एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो वह है, इनमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। तो वह है जो दोस्तों ज्योति रात्रे इसके पहले जो है सो उम्रदराज व्यक्ति हैं, महिला हैं, जो कि 55 वर्ष की उम्र में दोस्तों यह एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली महिला बनी है। इनका संबंध मध्य प्रदेश से, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेवा से सीखो अभियान शुरू किया गया? तो सेवा से सीखो अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हम लोग जानते हैं भारत सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी नौसेना के लिए स्नो बॉय का सह उत्पादन करने का समझौता किया है? तो वह अमेरिका के साथ किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो पहला हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम रीमेई है दोस्तों, रीमेई इस सुपर कंप्यूटर का नाम है। इसको यदि हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो REI और MEI है इसका नाम, है ना। अगला प्रश्न है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3682 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, तो वह है 2026। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डल झील जो कि श्रीनगर में है दोस्तों, उस वहां आयोजन किया गया है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 38वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में असत्य है दोस्तों? तो इसका टैगलाइन संकल्प से शिखर विकास तक, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों, है ना। और हम लोग को गलत ही पूछा गया था, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक इसका जो है सो
सही जो है सो टैगलाइन है। इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। इसका शुभंकर मौली है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 39वां जो हमारा राष्ट्रीय खेल होगा वह मेघालय में होगा दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार सरकार द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार आइडिया फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो हम लोग जानते हैं रोहतास में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे गणित के हैं दोस्तों, जिसे आप खुद ही हल करिएगा। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप सफलता की हर ऊंचाइयों को छुएं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।